हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर शॉर्ट में बात करें कि भाई पीपल एंड एनवायरनमेंट में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या होगा आने वाले हमारे एग्जाम में, तो दो चार ही टॉपिक हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके अंदर से निश्चित रूप से क्वेश्चंस बनेंगे। जिसमें सबसे पहला तो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से ढेर सारे क्वेश्चंस, इनफैक्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे नंबर पे है वाटर पोल्यूशन, और उसके बाद इक्वली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें भी जो अलग अलग अमेंडमेंट्स अंदर आ गए हैं, तो इससे डिटेल में क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। हालांकि जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं वो बहुत बड़े और विस्तृत सिलेबस है। मतलब हर बार जो है कुछ नए नए अमेंडमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें से भी कोई लाइन आ सकती है, तो उसको तैयार करना बहुत आसान नहीं है। लेकिन जो हमारे पहले मैंने टॉपिक बताए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन वगैरह, ये आपको बहुत अच्छे करने हैं। और अगर आपने इनके कंसेप्ट समझ लिए तो निश्चित रूप से इसके अंदर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं विद सोल्यूशन, तो जरूर से बने रहिएगा। और इसके अलावा मैंने ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको फ्री में यूट्यूब पे ही करा दी है। तो मेरे मेन चैनल पे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। एक बार सारी देख लेना एग्जाम से पहले, लाइन से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। मैंने आपको बताया काफी अच्छी प्रैक्टिस आपकी ऐसे ही हो जाएगी। इसके अलावा अगर 10-15 दिन पहले पेपर की तैयारी अच्छी नहीं है, आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है जो मैंने सेक्शन वाइज टू द पॉइंट बनाई है, भाई एक बार इसको देख लो। जितने भी जो वीडियोस हैं, मतलब एक एक दो दो घंटे की बात मैंने 10-10 15-15 मिनट के वीडियोस में बताई है। बहुत फास्ट नहीं बोला है, लेकिन जो लाइव सेशंस में जो पॉजेस और हाँ बच्चों हेलो ये वो रिप्लाई कर रहे हो, ये सब उसमें कुछ है नहीं। और बिल्कुल टू द पॉइंट मैंने 10-15 मिनट में एक एक दो दो घंटे की वीडियोस को खत्म किया है। सब समझ में भी आ जाएगा, टाइम भी नहीं वेस्ट होगा। तो जरूर से एक बार देख लेना। मुझे लगता है मैक्सिमम 15 दिन के अंदर जो है आप पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दोगे और अच्छी खासी बेसिक्स की जानकारी आपकी पेपर 1 में हो जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड मैं डेली आपको टेस्ट सीरीज भी देता हूं, दिन में 2 बार आपको मिलती हैं यहाँ टेलीग्राम चैनल से। नए ज्वाइन करा है तो जरूर से ज्वाइन करो। 60,000 से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। और इसके अलावा यही चीज हमने अभी नई नई व्हाट्सएप चैनल पे भी शुरू की है, तो यहाँ पे भी आप जरूर से जुड़ सकते हैं अगर टेलीग्राम नहीं यूज करते। इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है जहाँ पेड सर्विसेज आपको मिलती हैं, जैसे कोर्स है टू द पॉइंट। इसके अलावा टेस्ट सीरीज अगर आपको सेक्शन वाइज लगानी है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और पीपल एंड एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेनेशन के साथ देख लेते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन है सितंबर 2024 से, और पीपल एंड एनवायरनमेंट का एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल से ये क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स मेनली फोकसेस ऑन द कर्बिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज। तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है, बेसिक्स आपकी क्लियर है, तो आपको पता होगा कि कौन सा इसमें से जो प्रोटोकॉल है वो क्या है। जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, उससे रिलेटेड कौन सा है। तो बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा है और इसमें कुछ समझाने के लिए भी नहीं है। सही जवाब है हमारा पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस अग्रीमेंट क्या कहता है कि जो हमारा जो प्री इंडस्ट्रियल जो हमारा तापमान था, उससे हमको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसके बराबर लाने की कोशिश करनी है। और प्री इंडस्ट्रियल जो हमारा तापमान था उससे बस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर तक हमको इसे रिस्ट्रिक्ट करना है ना। तो सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कह रहा है, पीपल एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन है प्रोटोकॉल एंड एग्रीमेंट में से, और यहाँ कह रहा है दोहा अमेंडमेंट इज एन अमेंडमेंट टू। तो आप सबको पता है कि जो भी एग्रीमेंट्स एंड प्रोटोकॉल्स हैं, उसमें कुछ देश मिल करके उनको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो ओजोन डिप्लीशन हो, अलग अलग संबंधों में, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो। और कुछ कुछ सालों में उनकी मीटिंग होती रहती है, और उन मीटिंग में कुछ नई चीजें करे जाते हैं, नए चेंजेस, नए नियम, नए टारगेट्स दिए जाते हैं। और इन सब नए मीटिंग्स में ये जो नई बातें निकल के आती हैं उनको बोला जाता है अमेंडमेंट। तो अभी रिसेंटली एक जो हमारा कोई प्रोटोकॉल या अग्रीमेंट है, उसका एक दोहा, दोहा आपको पता है मिडिल ईस्ट में एक जगह है, वहां पे एक मीटिंग हुई सभी देशों की जो भी उसके मेंबर हैं, और एक नया अमेंडमेंट निकला जिसको हम बोलते हैं दोहा अमेंडमेंट। तो यहाँ पूछ रहा है कि ये दोहा अमेंडमेंट किसके अंदर आता है, किसका एक संशोधन है ना। तो इसमें अगेन बताने के लिए कुछ नहीं है, बस रट लीजिए, ये क्योटो प्रोटोकॉल में आता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अगर एक्सप्लेनेशन हम देखें कि 2012 में अडॉप्ट किया गया था 18th कॉन्फ्रेंस ऑफ COP,
इन दोहा कतर। तो कतर में एक जगह है दोहा, मिडिल ईस्ट में, वहां पे ये हुआ था। और इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के जो टारगेट वगैरह हैं, है ना, सेकंड कमिटमेंट पीरियड, बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, तो वो सारी की सारी चीजें हैं। इन शॉर्ट जो है यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल सही आंसर। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, अगस्त 2024 का है, नॉइस पोल्यूशन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन। 4 बीमारियों के नाम दिए हैं, कह रहा है कौन सा ध्वनि प्रदूषण से बीमारी नहीं होती। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस होती है हमारी श्वसन संबंधी बीमारी, एलर्जी और अस्थमा वगैरह। फिर है कार्डियोवैस्कुलर, हृदय से संबंधित। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। और इंसोम्निया यानी कि नींद न आना, अनिद्रा रोग। तो कौन सी जो है नहीं होती है नॉइस पोल्यूशन से? तो सही जवाब है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है वो एयर पोल्यूशन से होती है, क्योंकि एयर लंग्स में जाती है, ध्वनि लंग्स में नहीं जाती। तो ध्वनि हमेशा कंसर्न रहेगी आपके कान की बीमारी की, सुन नहीं पा रहे हैं वगैरह। आप कान से जो नॉइस आ रही है वो आपके दिमाग को भी डिस्टर्ब कर सकती है, तो इंसोम्निया यानी नींद ना आना, अलर्टनेस होना, एंग्जाइटी होना, ये सारी हो सकती हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली आपको एंग्जाइटी होगी, दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, तो उससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है और आपको दिल की भी बीमारी हो सकती है। जब आप रेस्टलेस हो जाते हैं बहुत तेज नॉइस से, तो जाहिर सी बात है कि दिल से जुड़ी हुई चीजों पे और रक्तचाप से जुड़ी हुई चीजों पे भी उसका फर्क पड़ता है। तो सही जवाब है पहला ऑप्शन। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन से एक क्वेश्चन आया है पीपल एंड एनवायरनमेंट सेक्शन में। यहाँ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल पैरामीटर टू मेजर द वाटर क्वालिटी। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि जो वाटर क्वालिटी होती है उसे मापने के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, है ना, जिनमें से एक पैरामीटर है केमिकल कौन से मिले हैं या कितने मिले हैं। तो यहाँ जब वाटर के अंदर केमिकल मिलते हैं तो उस पैरामीटर को क्या बोलते हैं, केमिकल पैरामीटर क्या कहलाता है वाटर क्वालिटी का। ओके, तो यहाँ पे सही जवाब है हमारा हार्डनेस। तो हार्ड वाटर की बात करें, 2 प्रकार का वाटर होता है हार्डनेस के लेवल पे, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम वगैरह के बाइकार्बोनेट्स वगैरह काफी सारी चीजें मिली रहती हैं, जिससे पानी अच्छी झाग नहीं बनाता और पीने में बहुत हैवी सा होता है। तो उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं जब उसमें कुछ सर्टेन केमिकल्स, खासकर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स वगैरह मिले हुए थे। एक्सटेंसिवली मैंने आप लोगों को पढ़ाया। उसके अलावा सॉफ्ट वाटर होता है जो पी जाते हैं, आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें झाग साबुन की अच्छी झाग, मतलब फेन या जो फोम होती है साबुन की, वो अच्छे से बनती है, और सॉफ्ट वाटर कहलाता है। तो केमिकल पैरामीटर है वाटर क्वालिटी को मेजर करने का हार्डनेस, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सो गाइस ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन है, वाटर पोल्यूशन से है। और यहाँ कह रहा है प्योर रेन वाटर जो होता है वो प्राकृतिक रूप से कैसा होता है। थोड़ा सा एसिडिक होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि ना एसिडिक ना बेसिक, और चौथा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। तो मैंने आप लोगों को ये भी एसिडिटी के आधार पे जो वाटर पोल्यूशन, एसिडिटी के आधार पे जो वाटर क्वालिटी को मेजर किया जाता है, तो उसका भी पूरा एक चार्ट मैंने आपको बताया है, जिसमें पीएच लेवल की हम लोगों ने बात करी है ना। तो जो पानी है बेसिकली एक न्यूट्रल पानी जो होता है उसका एक सर्टेन पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल कम होता जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, और पीएच लेवल ज्यादा हो जाएगा तो वो बेसिक या अल्कलाइन होता चला जाएगा। तो अल्कलाइन और एसिडिक के बीच में हमारा एक नॉर्मल वाटर होता है। और अलग अलग प्रकार से, अलग अलग स्रोतों से मिलने वाला जो वाटर है वो या तो अल्कलाइन की साइड होता है और या तो एसिडिक की साइड होता है। तो यहाँ जैसे लिखा है माइल्ड एसिडिक होता है हमारा रेन वाटर। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना एसिड रेन, एसिड रेन वो रेन होती है जिसमें बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। बट नेचुरली भी देखा जाए तो थोड़ा सा एसिडिक हमेशा रेन वाटर रहता ही रहता है ना। Because pure rainwater has pH of 5.5, making it slightly acidic due to the absorption of carbon dioxide from the atmosphere। क्या कह रहा है कि जो पानी गिरता है उसमें थोड़ी CO2 की मात्रा होने की वजह से वो थोड़ा एसिडिक नेचुरली भी होता है, और अब जो पोल्यूशन हो गया है उसकी वजह से वो अब ज्यादा एसिडिक भी हो गया है ना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया कि ये माइल्ड एसिडिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है।
ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आया था पीपल एंड एनवायरनमेंट से, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं है ना। कौन सा इनमें केमिकल या गैस है जो कि ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाता है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, डायोक्सिन्स एंड HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन को क्षति कैसे पहुंचती है, बहुत सिंपल सा नियम है, 2 चीजें आप याद कर लो। सबसे पहली, क्लोरीन अगर गैस में है, किसी गैस में अगर क्लोरीन है और गैस बहुत ऊपर हमारे चली जाती है और वहां पे अगर ओजोन लेयर में वो जाके मिल जाती है तो वो ओजोन को खत्म करने लगती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है हेलोन्स, ठीक है जी। तो अगर कहीं पर भी क्लोरीन शब्द आए किसी भी गैस के अंदर या हेलोन शब्द आए तो वो गैस ओजोन को क्षति पहुंचाती है। तो ये CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ C का मतलब, क्लोरो का मतलब क्या है, क्लोरीन, तो ये पहुंचाती है नुकसान। फिर हेलोन्स है और उसके बाद है HCFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। तो अगेन यहाँ पे C का मतलब क्लोरो या क्लोरीन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे पास बचा डायोक्सिन। डायोक्सिन एक एयर पोल्यूटेंट है और नीचे ट्रोपोस्फेयर में बहुत सारे नुकसान करता है, सही बात है, बट ओजोन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन 3rd है यानी डायोक्सिन्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पीपल एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है दिसंबर 2023 से। यहाँ पे पीएच लेवल पूछा गया है अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स का, नॉर्मल वाटर का, रेन में जो वाटर होता है उसका, एसिड रेन अगर हो रही है तो उसका पीएच लेवल क्या होगा, और ओशन क्या है, ओशन का पानी कैसा होता है उसका पीएच लेवल क्या होगा। तो आइए अलग अलग माप दी है और देखते हैं कि किसका पीएच लेवल क्या होता है। सबसे पहले आपको एक नंबर याद करना है पीएच लेवल में, और वो है 7, ठीक है। आई होप आपको नंबर समझ में आ गया, लकी नंबर 7। अब समझते हैं कि पीएच लेवल होता क्या है। पीएच लेवल एक तरीके से स्केल होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी तरल या पानी या कोई भी लिक्विड कितना अल्कलाइन है या कितना एसिड है या अम्लीय है। तो अम्ल होना और एसिड होना या अल्कलाइन होना, ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, ऑपोजिट पोल आप कह सकते हो। अगर 7 से कम है किसी तरल का पीएच लेवल तो आप उसको उतना ज्यादा एसिड बोलेंगे जितना कम होता चला जाएगा, और 7 से अगर ज्यादा है पीएच लेवल तो उसको आप एल्कलाइन बोलेंगे, उतना ज्यादा वो एल्कलाइन होता चला जाएगा। अगर आपको जिज्ञासा है, सरल शब्दों में जानना चाहते हैं कि भैया ये एल्कलाइन और एसिड क्या होता है, तो एल्कलाइन को आप खारा बोल सकते हो। कोई चीज जितनी खारी होती चली जाती है वो उतनी एल्कलाइन होती चली जाती है, और कोई चीज जितनी कह सकते हो तेज होती चली जाती है ना, इतनी की जला दे बिल्कुल। हम लोग जनरली जब बोलते हैं एसिड, तो एसिड से हमारा मतलब होता है कि कोई, है ना, हाथ में ले लेंगे तो हाथ गल जाएगा। हालांकि वो बात सही है, लेकिन वो एसिडिटी बहुत ऊपर के लेवल की हो गई। अगर थोड़ी सी भी एसिडिटी है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो पानी थोड़ा तेज माना जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो जो मैंने आपको यहाँ पे 7 नंबर बताया है, ये पीएच लेवल होता है नॉर्मल वाटर का। जो शुद्ध जल होगा हमारा, पीने लायक जो जल होता है, कोई मिलावट उसके अंदर नहीं है, उसको हम बोलेंगे इसका पीएच लेवल 7 है ना। तो यहाँ पे जो 7 लिखा हुआ है ये किससे मैच करता है, ये नॉर्मल वाटर से मैच करता है। अब ध्यान देना, जब भी बारिश होती है, बारिश जरूरी नहीं है कि एसिड रेनी हो, नॉर्मल बारिश भी होती है तो वो हल्की सी उसमें एसिडिटी ज्यादा होती है ना, थोड़ा सा अम्लीय होता है। जैसे मैंने बोला, सारे अम्ल वो जहर वाला एसिड नहीं होते, थोड़ी बहुत एसिडिटी नॉर्मल पेय पदार्थों में भी पाई जाती है, तो थोड़ा सा एसिड होता है, एसिडिटी होती है, एसिड होता है ना। तो रेन वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, 7 से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। तो आप मान सकते हो 5-6 वगैरह पे अगर हो गया तो वो नॉर्मल रेन वाटर होगा। अब अगर बात करें एसिड रेन की, तो एसिड रेन का मतलब एसिडिटी ज्यादा, यानी 5-6 से भी नीचे अगर पीएच लेवल जा रहा है तो उसको आप एसिड रेन वाटर बोलोगे।
तो 5 से नीचे कौन सा जाएगा, ये वाला ऑप्शन, है ना, ठीक है, 5 से भी छोटा, लेस देन 5, तो ये हमारा एसिड रेन का पॉइंट हो जाएगा। और बात करें ओशन वाटर की, तो आप सबको पता है ओशन वाटर खारा होता है। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत लूज टर्मिनोलॉजी में बात करें तो एल्कलाइन का मतलब होता है खारापन। तो जाहिर सी बात है ओशन का वाटर खारा है तो उसकी जो पीएच लेवल है वो 7 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे ये 7 से बड़ा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से पीएच लेवल समझ में आ गया। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट होता है, दिसंबर 2023 में भी ये रिपीट हुआ। आइए देख लेते हैं किसके बारे में। पीपल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम आप सबको पता है, अगर ऐसी वाटर बॉडी हो जिसको हम कहते हैं यूट्रोफिक वाटर बॉडी, अगर यूट्रोफिक पानी की जो जलाशय है उसमें से यदि कोई बच्चा, छोटे बच्चे को पानी पिला दिया जाता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है ना, क्योंकि यूट्रोफिक वाटर बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें पानी में ऑक्सीजन कम होता है। और क्या ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, यानी कि ऐसा पानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा है, अगर ऐसा पानी किसी बच्चे को पिला दिया जाए तो उसे क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मर्करी, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रेट्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या, सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या चीज ज्यादा है, न्यूट्रिएंट ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, ऐसा पानी पिलाने पे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ध्यान समझो। जो खेती होती है, खेती में डाले जाते हैं हमारे खाद वगैरह, है ना, और खाद वगैरह क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। हम जो खाने में खाते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें किससे मिलते हैं, पेड़ पौधों से और शाक सब्जी से। तो शाक सब्जी को भी उगाने के लिए उसमें जो हम डालते हैं उर्वरक के तौर पे, फर्टिलाइजर के तौर पे, वो क्या होते हैं, वो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर इनमें न्यूट्रिएंट डाले गए और बारिश से या किसी कारण से न्यूट्रिएंट बह करके किसी जलाशय में चले गए तो उस पानी का भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट कौन सा पदार्थ होता है, इस बात को समझो। सबसे प्रमुख जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है नाइट्रोजन, है ना। हमारी बॉडी में भी जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो खाना वगैरह जब टूटता है तो उससे बड़ी मात्रा में क्या रिलीज होती है, नाइट्रोजन रिलीज होती है। तो इसीलिए जो आंसर है यहाँ पे वो क्या है, नाइट्रेट्स, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है उसमें ये नाइट्रोजन से ही बना होता है, तो नाइट्रेट्स की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3। तो क्या लिखा है, फर्टिलाइजर और स्वीवेज का जो रन ऑफ होता है वो वाटर सप्लाई में जाता है और अगर किसी तरीके से वो इन्फेंट्स में चला जाए तो नाइट्रेट कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ कुछ रिएक्ट करता है और बच्चे का दम घुटने लगता है। इसका प्रॉपर नाम है मेथेमोग्लोबिमेनिया और साधारण भाषा में इसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो नाइट्रेट्स इज द करेक्ट आंसर। सो गाइज आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार लगातार करके अपनी प्रैक्टिस को अच्छा करने के लिए, खासकर एग्जाम से पहले, इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर से देखें। यहाँ आप अपनी मन मर्जी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबका कलेक्शन है और अपने मन मर्जी से आप अलग अलग सेक्शन के क्वेश्चंस अलग अलग समय पे लगा के हर एक सेक्शन को बढ़िया कर सकते हैं। यहाँ 100 से ज्यादा क्वेश्चंस डेमो के रूप में दिए हैं, तो इंटरफेस को जरूर से देखें, क्वेश्चंस को आप लगा लें और फिर समझें कि किस प्रकार से आप मिक्स्ड एंड मैच क्वेश्चंस को लगाते हैं यहाँ पे। इसके अलावा फुल कोर्स भी यहाँ पे है, अगर आप एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, एक स्टेप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, जेआरएफ के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ हर लेक्चर के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलते हैं। इसमें भी 20 से ज्यादा लेक्चर्स फ्री हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं डेमो के रूप में। तो डेमो वगैरह कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस है, वो सारा आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे बता दिया जाएगा। चैट जरूर से कर लें यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए, डेमो ट्यूटोरियल्स चाहिए, और इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।